हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं NCERT से पढ़ा रही हूं, तो क्लास 8th की बुक के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, बल तथा दाब। पिछले वीडियो में मैंने आपको किशोरावस्था के बारे में बताया था, शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बताया था। तो ये सब पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। आज बल तथा दाब के बारे में जानेंगे। बल क्या है ये आप लोग पिछली वीडियो में यानी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। गति किस प्रकार से करती हैं वस्तुएं, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसा कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे होती है, अथवा गति की दिशा कैसे बदल जाती है? तो यही तो इसमें बताया जाएगा। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए क्या करते हैं? एक गोली यानी कि गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकता है? इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा किया जाता है, अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। तो अब आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि बल क्या है। तो बल वह कारक है जो किसी गतिमान वस्तु की दिशा को बदल सकता है और विराम की अवस्था में यदि कोई वस्तु है तो उसे गतिमान कर सकता है। तो यह बल कहलाता है। लिखा है बल अपकर्षण या अभिकर्षण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। आगे लिखा है क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण का मतलब है खींचना और अपकर्षण का मतलब है धक्का देना, दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये सारणी दी गई है और इसमें बताना है। दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, किसी मेज की दराज को खोलना। तो इनमें किसी में अभिकर्षण हो रहा है यानी खींच रहे हैं किसी में, और किसी में धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति लाने के लिए उसे धक्का देना यानी कि अपकर्षित करना या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है? यानी कि दैनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जब हमें किसी वस्तु को गति देनी होती है तो हम उसे या तो खींचते हैं या उसे धक्का देते हैं। आगे लिखा है विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं।
तो मैंने अभी आपको जो परिभाषा बताई कि बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था को गतिशील अवस्था में और किसी गतिशील अवस्था में यदि कोई वस्तु है तो उसकी दिशा को परिवर्तित करने में बल का प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखा है बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। लिखा है मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? अब ये व्यक्ति खड़ा है तो कार में गति कैसे आ सकती है? कार इससे दूर है, ये भी दूर है, आप देख सकते हैं। तो इस स्थिति में कार में कोई गति नहीं आएगी। आगे लिखा है मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा, यानी यदि वह धक्का लगाना बंद कर देगा तो कार विरामावस्था में आ जाएगी, और यदि धक्का लगाता रहेगा तो वह उसी दिशा में, जिस दिशा में धक्का लगाया जा रहा है उसी दिशा में गतिशील बनी रहेगी। तो बल जो है अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। आगे लिखा है यहाँ आप देख सकते हैं कौन किसे धकेल रहा है। ये दो लड़कियां हैं, एक दूसरे को धक्का मार रही हैं, तो कौन किसे धकेल रहा है, ये तीन स्थितियां इसमें दर्शाई गई हैं। कौन किसे धकेल रहा है, कौन किसे खींच रहा है। इसमें इस प्रकार से आप लोगों ने बचपन में जरूर किया होगा। गोल गोल घूमते हैं बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़कर, तो कौन किसे खींच रहा है ये पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन किसे खींच रहा है। तो चलिए इन तीनों स्थितियों के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है चित्र 3 स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। ये इसे दे रही है, ये इसे दे रही है धक्का। ये इस तरफ बल लगा रही है इस तरीके से, ये इसको धक्का दे रही है। जो चित्र बी है इसमें क्या है, चित्र बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार चित्र सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। ये गाय अपनी तरफ इस आदमी को खींच रही है, आदमी इसे अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि गाय जो है आदमी को खींच रही है, बल लगा रही है, और आदमी गाय को खींच रहा है। दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। इन तीनों स्थितियों में दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आगे लिखा है इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बलों की खोजबीन। तो ये तो आपको पता चल गया कि बल जो है अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। अब बलों की खोजबीन के बारे में बताया जा रहा है। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। लिखा है क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी ओर अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। इस प्रकार से ये खेल आपने जरूर खेला होगा बचपन में। बच्चे ये देखो आप देख रहे हैं बल लगा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि रस्सा बिल्कुल भी नहीं खिसकता है और अंत में जो अधिक बल लगाता है वही खेल में विजयी होता है। आगे लिखा है ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं
किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। आप स्मरण कीजिए क्रियाकलाप में जब आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था। तो इस वाले क्रियाकलाप की बात हो रही है। जब आप एक ही दिशा में धक्का लगाएंगे तो संदूक आगे की तरफ खिसक जाएगा, और जब विपरीत दिशा में धकेलेंगे तो क्या होगा, ये खिसकेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इस तरफ बल लग रहे हैं विपरीत दिशा में, तो ये विराम में ही रहेगा। यही बताया जा रहा है। आगे लिखा है, स्मरण कीजिए रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा है कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो अब पहेली क्या कह रही है? पहेली ने निष्कर्ष निकाला है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हों तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा? तो बिल्कुल शून्य ही होगा। तभी तो यदि विपरीत दिशा में बल बराबर लगाए जाते हैं तो वस्तु बिल्कुल भी नहीं खिसक सकती, क्योंकि जो नेट बल है वह शून्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। अब लिखा है, बल वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। किस प्रकार से? आगे बताया जा रहा है। लिखा है, आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा है। रबड़ की गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह, मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद में गति आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? तो ये क्रियाकलाप के माध्यम से बताया जा रहा है, ऐसा आपको करना है। आगे लिखा है, क्या आप इसी प्रकार अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विरामावस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। तो यही क्रियाकलाप में लिखा हुआ है। जब आप रबड़ की गेंद को किसी समतल सतह या मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखेंगे और धीरे से समतल सतह पर धक्का देंगे तो क्या होगा? गेंद में गति आ जाएगी। और गतिशील गेंद को फिर से धक्का देंगे तो इसकी चाल में भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसकी चाल जो है बढ़ जाएगी। और हथेली को इसके सामने जब रखेंगे और जैसे ही ये गेंद हथेली से स्पर्श करे, आप उसको हटा लेंगे तो क्या होगा? हथेली द्वारा गेंद पर बल लगाया जाएगा और इसकी चाल पर प्रभाव पड़ेगा। तो यही तो इस क्रियाकलाप में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। अब बूझों के दिमाग में एक प्रश्न आया है। आपने बच्चों को टायर को चलाते हुए देखा होगा।
छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो साइकिल के टायर खराब हो जाते हैं, उन्हें डंडे के द्वारा ये चला लेते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि बल जो है उसी दिशा में लगाया जाता है जिस दिशा में ये पहिया गतिशील होता है, तो इसीलिए इसकी जो चाल है वह बढ़ जाती है। अब लिखा हुआ है, पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। तो ये क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। लिखा है, एक गेंद लीजिए, इसे क्रियाकलाप की भांति किसी समतल पर रखिए, गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब चित्र में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहेगी? तो यदि जब ये गेंद पैमाने से टकराएगी तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। आगे लिखा है, इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल और दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? आगे लिखा है, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब यहाँ पर गति की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकता है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। आगे लिखा है, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करें। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपके बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये भारी वस्तुएं हैं। इनमें बल लगाकर आप इनकी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। दीवार को आप धकेल नहीं सकते क्योंकि वह स्थिर है। इसी प्रकार से भारी संदूक को आप बल लगाकर गतिमान नहीं कर सकते। अब यहाँ पर लिखा है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किस प्रकार से बल लगाकर हम किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लिखा है, ये सारणी दी गई है और लिखा है कि बल कैसे लगाना है और इसकी इस आकृति में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो एक प्लेट में गुंधा हुआ आटा रखा है। यदि आप इस पर बल लगाएंगे इस तरीके से तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, तो गद्दी पर बैठकर आप इसके आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। आगे लिखा है, एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला, तो यदि आप इसे खींचते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही आगे लिखा है, दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर, तो यदि आप स्केल के ऊपर भार रख देंगे तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। इस तरीके से ये झुक जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
सारणी के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूंदे हुए आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, और जब आप बल हटा लेते हैं, जैसे आप गुब्बारे को बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं और बल हटा लेते हैं तो गुब्बारा अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसी प्रकार से बॉल भी। आगे लिखा है, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है, यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। ये तभी होगा जब इन पर बल लगाए जाएंगे। अब बलों के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। एक होता है संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। तो संपर्क बल में जो बल आते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले लिखा है संपर्क बल। तो संपर्क बल में पहला बल है पेशी बल। तो लिखा है, क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। यानी कि जो बल पेशियों द्वारा लगाया जाए तो ऐसा बल कहलाता है पेशी बल, और यह संपर्क बल का उदाहरण है। आगे लिखा है, पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशी बल का उपयोग करते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता लगाएं। तो अगला संपर्क बल है घर्षण बल। चलिए घर्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कती वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता है। बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होता है? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विरामावस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है।
घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है और यही आपको याद रखना है। तो घर्षण वह बल है जिसकी दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा में होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, यदि संपर्क बल का उदाहरण पूछ लिया जाए तो पेशी बल है, घर्षण बल है, ये सभी संपर्क बल के उदाहरण हैं। अब लिखा है असंपर्क बल। तो असंपर्क बल में कौन कौन से बल आते हैं इसके बारे में लिखा है। सबसे पहले लिखा है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल को समझने के लिए एक क्रियाकलाप पढ़ना आवश्यक है। लिखा है क्षण चुंबकों का एक युग्म लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान दीजिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरों को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। इस प्रकार से करना है। तो इसमें आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण देखने के लिए मिलेगा। आगे लिखा है क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? तो बिल्कुल, चुंबकों के बीच एक बल ही तो कार्य करता है। आगे लिखा है कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबकों द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। यानी कि आप चुंबकों को समीप में नहीं लाएंगे, फिर भी दूर से ही इन पर बल लगाया जाता है, यानी संपर्क में लाने की जरूरत नहीं होती है। तो चुंबक द्वारा जो बल लगाया जाता है वह असंपर्क बल का उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है, क्योंकि आपने देखा होगा लोहे का ये टुकड़ा है, ये चुंबक है, तो ये इसे अपनी तरफ खींच लेता है और ये लोहे का टुकड़ा चुंबक से चिपक जाता है। तो ये असंपर्क बल का ही उदाहरण है। अगला असंपर्क बल लिखा है स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल क्या है? लिखा है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। तो आपको याद रखना है स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। अगला असंपर्क बल है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? अब उसमें कुछ संपर्क बल भी लिखे होंगे, तो आपको असंपर्क बल पहचानना है कि कौन सा असंपर्क बल है। आगे लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल। लिखा है आप जानते हैं यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर ही गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? तो बिना बल लगे तो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। इस पर एक बल कार्य करता है, यही बल तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आगे लिखा है वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं
पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व के बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो आपको ये सब याद रखना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क बल का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। तो बल के बारे में आपको बता दिया, बल के प्रकार भी बता दिए। अब लिखा है दाब के बारे में कि दाब क्या होता है। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए बल के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, यानी उल्टा गाड़ने की कोशिश कीजिए कील को, तो आप कभी नहीं ऐसा कर पाएंगे। अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? तो नुकीले सिरे से यदि आप ठोकेंगे तो कील लकड़ी के तख्ते में ठुक जाएगी। आगे लिखा है सब्जियों को किसी कुंठित चाकू या उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयत्न कीजिए। तो यदि कुंठित चाकू से यानी ब्लंट से आप यदि काटेंगे तो वह नहीं कटेगा, और पैने चाकू से यदि आप काटेंगे शार्प से तो वह कट जाएगा। आगे लिखा है क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो यही तो समझाया जा रहा था कि दाब क्या है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है, जो पहेली बता रही है। लिखा है अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को लपेट कर क्यों रखते हैं। वे इसलिए रखते हैं ताकि वे संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा सके और शरीर पर जो दाब लग रहा है वह कम हो जाए और आसानी से बोझ को उठा सकें। तो ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है वे अपने सर पर गोल कपड़ा लपेट कर क्यों रखते हैं, ताकि वे संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा सकें। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके सिर की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर सकता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? ताकि संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके। और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। तो द्रवों और गैसों द्वारा दाब लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? इसके लिए क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, तो इन्हें समझने के लिए क्रियाकलाप को पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे से क्रियाकलाप हैं। लिखा है पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की सीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की सीट को 3 बार तानकर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए। रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से। तो जब आप इस प्रकार का क्रियाकलाप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब
पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। और भी क्रियाकलाप लिखे हुए हैं ये समझने के लिए, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको द्रव यानी पानी भरना है। ये यहाँ पर एक गुब्बारा लगा हुआ है, तो द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। आगे लिखा है, इस तरीके से यदि आप क्रियाकलाप करेंगे, ये इसमें आपको छेद करने हैं बोतल में, तो आपको क्या पता चलेगा कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि द्रव जो होते हैं, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है और समान गहराई पर समान दबाव डालते हैं। और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है कि जो बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला बल पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। इससे प्रश्न क्रियाकलाप से नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? तो यदि आप उसके मुंह को बंद नहीं करेंगे तो जो वायु भरी है वह निकल जाएगी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? तो यही बताया जा रहा है कि जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को बंद करना पड़ता है। यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होगा? गुब्बारा जो है वायु सारी निकल जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम यह कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है? जिस प्रकार से द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, उसी प्रकार से वायु भी प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। आगे लिखा है, स्मरण कीजिए यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। जिस प्रकार से द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवार पर दाब डालते हैं, उसी प्रकार से गैसें भी। अब लिखा है वायुमंडलीय दाब। तो चलिए वायुमंडलीय दाब के बारे में और पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति इकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अब आपने चूसक देखे होंगे इस तरीके से जो सतह पर चिपक जाते हैं। तो ये क्यों चिपक जाते हैं? लिखा है, जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? अब लिखा है, यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? तो आगे लिखा है कि एक 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर स्तंभ की ऊंचाई में वायु के कारण लगने वाला समस्त बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि हम वायुमंडलीय दाब के कारण पिचक क्यों नहीं जाते हैं, गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते हैं? तो इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह जो दाब है
संतुलित कर देता है बाहर के दाब को, इसीलिए हम नहीं पिचकते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था, इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि वायु दाब जो है इतने घोड़े भी अलग नहीं कर पाए, क्योंकि जो वायु का दाब था, वायु दाब का जो बल था वह बहुत अधिक था। तो आज का ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। बल के बारे में जाना, बल के प्रकार के बारे में जाना, दाब के बारे में जाना और ठोस, द्रव और गैस में किस प्रकार से दाब लगता है इसके बारे में भी जाना। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।